प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता का वैभव। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। इसमें कई महान सभ्यताओं का योगदान रहा है, जिनमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। यह सिंधु घाटी सभ्यता का घर रहा है, जो अपने समय में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह सभ्यता लगभग 2500 साल ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली। इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण विकास किए। यह सभ्यता अपने अच्छे प्लानिंग वाले शहरों, पानी के सिस्टम और कलाकृतियों के लिए फेमस थी। इसके शहरों में उन्नत जल निकासी प्रणाली और सुव्यवस्थित सड़कों का जाल था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके बड़े शहर थे। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और व्यवस्थित शहरों में से थे। यहां से मिली मोहरें, मूर्तियां और दूसरी कलाकृतियां उस समय के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इन कलाकृतियों से हमें उस समय की कला और शिल्पकला की झलक मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य है। इसके पतन के कारणों पर आज भी शोध जारी है। हो सकता है कि मौसम बदलने, बाढ़ या फिर किसी और के हमले की वजह से ऐसा हुआ हो। इन संभावनाओं पर कई सिद्धांत हैं। यह सभ्यता दिखाती है कि प्राचीन भारत में कितनी उन्नत संस्कृति और तकनीक थी। इसके उन्नत निर्माण और तकनीकी कौशल आज भी हमें प्रेरित करते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानी सभ्यता के विकास में एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। वैदिक युग ज्ञान और धर्म की नींव। यह युग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक युग आया। इस युग ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। यह समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस कालखंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस युग का नाम वेदों पर पड़ा है। वेदों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। वेद बहुत पुराने भारतीय ग्रंथ हैं, जिनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और समाज के बारे में बहुत ज्ञान है। इन ग्रंथों ने समाज को नई दिशा दी। वैदिक काल में आर्य लोग भारत आए। उन्होंने भारतीय समाज में कई बदलाव लाए। वे लोग मध्य एशिया से आए थे और अपने साथ वेदों का ज्ञान लेकर आए थे। इस ज्ञान ने भारतीय समाज को समृद्ध किया। इस युग में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। इन व्यवस्थाओं ने समाज को संगठित किया। वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। यह विभाजन समाज की संरचना को दर्शाता है। आश्रम व्यवस्था में जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यवस्था में बांटा गया था। यह व्यवस्था जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। वैदिक युग भारतीय संस्कृति और दर्शन का बहुत ही अच्छा समय था। इस युग में कई महान विचारकों ने जन्म लिया। इस युग में उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। यह युग भारतीय संस्कृति और परंपराओं की नींव रखता है। इस युग की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मौर्य साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य बनाया। यह साम्राज्य बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके पोते अशोक ने राज किया। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे मशहूर राजा थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और शांति का पालन किया। उन्होंने अपने राज्य में धम्म की स्थापना की
और लोगों के भले के लिए बहुत काम किए। उन्होंने सड़कें, कुएं, अस्पताल और विश्राम गृह बनवाए। मौर्य साम्राज्य अपने बड़े आकार, अच्छे प्रशासन और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर और अमीर राज्यों में से एक था। गुप्त साम्राज्य कला, विज्ञान और संस्कृति का स्वर्णिम युग। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में गुप्त साम्राज्य आया। यह साम्राज्य चौथी शताब्दी ईस्वी में बना था। गुप्त राजाओं ने कला, विज्ञान, साहित्य और व्यापार को बढ़ावा दिया। इस समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों में बहुत तरक्की हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने इस युग में बहुत बड़ा योगदान दिया। गुप्त राजाओं ने कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। अजंता और एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप और देवगढ़ के मंदिर गुप्तकालीन कला के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। गुप्त साम्राज्य शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का समय था। इस युग में भारतीय संस्कृति और ज्ञान अपने सबसे अच्छे मुकाम पर पहुंच गया था। सेक्शन 5, मध्यकालीन भारत, राजपूत वंश और उनकी वीर गाथाएं। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में बहुत सारे छोटे-छोटे राजपूत वंश आए। राजपूत बहुत बहादुर और निडर योद्धा थे। वे अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान के लिए जाने जाते थे। राजपूतों ने कई सालों तक भारत के अलग-अलग हिस्सों पर राज किया। उन्होंने अपनी रियासतों की रक्षा के लिए बहुत से युद्ध लड़े। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे राजपूत राजा अपनी वीरता और साहस के लिए बहुत फेमस हुए। राजपूतों के समय में कला और संस्कृति भी आगे बढ़ी। राजपूत राजाओं ने कई मंदिरों, किलों और महलों का निर्माण करवाया। राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला इसी समय में आगे बढ़ी। सेक्शन 6, मुगल साम्राज्य, बाबर से औरंगजेब तक का सफर। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाहों ने मुगल साम्राज्य को और बड़ा और मजबूत बनाया। मुगल बादशाह कला, संस्कृति और वास्तुकला को बहुत पसंद करते थे और इसे बढ़ावा देते थे। अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया धर्म शुरू किया, जो विभिन्न धर्मों का संगम था। जहांगीर को चित्रकला बहुत पसंद थी और उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज भी प्रेम का प्रतीक है। मुगल काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ और इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। यह भाषा फारसी, अरबी और हिंदी के मेल से बनी थी, जो एक अनूठी भाषा बनी। मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब इसकी शक्ति कमजोर होने लगी। इसका मुख्य कारण था आपसी लड़ाई, कमजोर उत्तराधिकारी और अंग्रेजों का आना, जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। सेक्शन 7, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। धीरे-धीरे कंपनी ने अपनी ताकत बढ़ाई और 1857 के गदर के बाद भारत पर सीधा राज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन के समय में भारतीयों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीयों के साथ शिक्षा, नौकरी और राजनीति में भेदभाव होता था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और आजादी की मांग की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा संगठन बना। सेक्शन 8 आधुनिक भारत, महात्मा गांधी का नेतृत्व और स्वतंत्रता की प्राप्ति। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया। गांधी जी ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बहुत से आंदोलनों में भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद देश बन गया। सेक्शन 9 स्वतंत्र भारत, नेहरू के सपने और आगे का सफर।